ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हम लोग। पिछले क्लास में चैप्टर 15 यानी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता आपका कंप्लीट हुआ था। तो आज चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, त्रिभुज, ट्रायंगल्स। तो ये ज्योमेट्री के सेक्शन में आएगा और इस चैप्टर को आप त्रिभुज, आपके नाम लिखा हुआ है त्रिभुज या ट्रायंगल। बेसिकली इसमें समरूपता के बारे में पढ़ते हैं। तो समरूपता क्या है, सर्वांग समता क्या है, ये सारी चीजें भी डिस्कशन करेंगे एक एक करके। पोल में आप लोग आंसर कर ही रहे हो, करते रहिएगा, रिपोर्ट बढ़िया बनेगा आप सभी का। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है इस चैप्टर में, सर्वांगसम और समरूप आकृतियां। आकृतियां के बारे में पढ़ने, क्योंकि ज्योमेट्री में आता ही आपका, ज्यामिति में आएगा। तो ये आपने जो देखो, दो वर्ड है यहाँ पर। एक तो वर्ड है आपका सर्वांगसम, जिसको इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, और एक वर्ड यहाँ पर लिख रखा है समरूप, जिसको इंग्लिश में सिमिलर कहते हैं। दोनों में डिफरेंस वगैरह देखेंगे। सर्वांग समता के अगर आपने क्लास 9th में सीखा है बहुत डिटेल में, ठीक है, 9th में काफी डिटेल में त्रिभुज के सर्वांग समता या अलग अलग आकृतियों के सर्वांग समता के बारे में पढ़ा है। क्लास 10th में जो हमें पढ़ना है वो समरूपता के बारे में पढ़ना है, लेकिन रिलेशन भी पढ़ना है हमें, इसलिए थोड़ा मैं ब्रीफ में आपको सर्वांग समता एक बार याद दिलाता हूँ, क्या क्या हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। देखो, सर्वांगसम वर्ड को आप अगर तोड़िएगा ना, सिर्फ वर्ड को ही आप अगर तोड़ दो, सर्वांगसम, ठीक है, हिंदी वर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, सर्व, अंग, सम, ठीक है। तो सर्व मतलब ऑल, अंग मतलब ऑर्गन, और सम मतलब समान। तो जिसके सभी अंग समान हो, ठीक है, मतलब हर चीज एक जैसा हो, तो वहीं से बना सर्वांगसम। कभी नहीं भूलोगे, जिसके हर चीज बिल्कुल एक जैसे हो, बिल्कुल सेम टू सेम आकृति को हम सर्वांगसम आकृति कहते हैं, चाहे वो कोई वस्तु हो, कोई सामान हो, या फिर कोई आकृति ही क्यों ना हो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, 2 पेंसिल है हमारे पास। अगर मैं ये दोनों पेंसिल को बोलूं तो आपको देखने में ही लग रहा होगा कि ये दोनों पेंसिल बिल्कुल ही एक जैसे हैं, सेम ब्रांड के हैं, सेम साइज के हैं, एवरीथिंग सेम है, ठीक है। तो कुछ ऐसा है कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, सर ये दोनों कैसे हैं, बिल्कुल सेम है। क्या क्या इसमें सेम है, किसी भी आकृति या किसी वस्तु को 2 चीजें में आप डिवाइड कर सकते हो। बेटर होगा कि आप इंग्लिश वर्ड से समझने की कोशिश कीजिए, शेप एंड साइज, ठीक है। हिंदी से थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं आपको इंग्लिश में पहले बता रहा हूँ, शेप एंड साइज। तो शेप का मतलब क्या होता है ना, कि उसका डिजाइन कैसा है, बनावट कैसा है, ठीक है। शेप मतलब बनावट, ऐसे याद रखिएगा। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन मैं बता दूंगा, अभी ये समझिएगा, शेप मतलब बनावट। और साइज मतलब क्या होता है कि सर वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उसका मेजरमेंट क्या है, जिसको आप मेजर कर सकते हो। आप मेजर किसको करोगे, कोई चीज कितना बड़ा है कितना छोटा है, आप साइज को ही तो मेजर करोगे, सेंटीमीटर मीटर में, आकार को, ठीक है। तो बिल्कुल आकार को मेजर करेंगे, हम आपको मेजर करेंगे, सॉरी, आकार मतलब इसलिए कहता हूँ, आकार हम आप में कंफ्यूज मत करिए। बेटर ये है कि शेप एंड साइज में जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ, सर ऐसा कोई आकृति जिसका शेप और साइज दोनों ही बराबर हो, ठीक है, दोनों ही बराबर हो, बिल्कुल सेम हो, तो उसको हम सर्वांगसम कहेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों आकृति अगर सर्वांगसम है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर सर्वांगसम है तो 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर ही रहेगा, क्योंकि सर्वांगसम है, बिल्कुल सेम होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है मेरा पूरा, मैं बोल रहा हूँ 5 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब आप कह रहे हो सर यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगा दूसरे वाले पेंसिल में, ये भी 5 सेंटीमीटर ही रहा होगा, क्योंकि सर्वांगसम आकृति आपने बता ही दिया। अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ से ये वाला दूरी, मैं बोल रहा हूँ 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब यहाँ पर भी दूरी कितना होगा, ये 3 सेंटीमीटर मेजरमेंट कट गए तो इसका मतलब दोनों पेंसिल बिल्कुल एक जैसा है। इन दोनों को क्या बोलेंगे, सर्वांगसम वस्तु, वस्तु बोलेंगे, क्योंकि ये कोई आकृति नहीं है, वस्तु है, ठीक है। तो कहेंगे सर ये बिल्कुल सेम है, एक जैसा सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम का मतलब समझ लीजिएगा सेम। अब यहाँ पर देखे क्या है, शेप मतलब आकार, मतलब वो बनावट में कैसा है। और आम आप देखो, कंफ्यूजन अगर होगा कभी तो ऐसे याद रखिएगा, मैंने आपको पहले बताया है, मेजर किसको करेंगे, साइज को, कितना बड़ा है या छोटा है। मेजर मतलब मापना, ठीक है, मेजर मतलब मापना, और मापेंगे आमाप को, तो साइज का मतलब आमाप, और आकार मतलब कि उसका आकृति का बनावट कैसा है। तो आमाप और आकार दोनों ही अगर सेम रहेगा, बनावट भी सेम है और मेजरमेंट भी सेम है, तो ऐसे आकृति को हम सर्वांगसम बोलेंगे। और सिंपली बोलिएगा, बिल्कुल एक जैसे आकृति को ही सर्वांगसम कहते हैं। तो सर्वांगसम आकृति में आपने क्या क्या बोला, सर्वांगसम में क्या क्या हमें कंडीशन याद रखना है, 2 कंडीशन होने चाहिए। पहला क्या, आकार, यानी बोलिए आकार मतलब क्या, शेप या साइज,
शेप। शेप, ठीक है, उसका बनावट कैसा है। शेप कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आमाप, तो आमाप कहने का मतलब क्या, साइज, जिसको हम लोग मेजर करते हैं, तो आमाप भी सेम होना चाहिए। इनमें से कोई एक सेम होगा तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, दोनों ही चीज सेम होना चाहिए, आकार भी सेम और आमाप भी सेम, दोनों ही सेम रहेगा तो उसको हम सर्वांग आकृति बोल देंगे, ठीक है। तो वस्तु से सीख लिया। तो वस्तु के बाद हमें क्या करना है, कोई आकृति ले लो, ठीक है, वृत्त ले लीजिए, त्रिभुज ले लीजिए, वर्ग ले लीजिए। तो मैं वृत्त से आपको समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर दो आकृति है जिसको आप वृत्त कहते हो, इन दोनों का अगर मैं कहूँ कि व्यास सेम है, डायमीटर सेम है, मैं बोल दूं कि यहाँ भी मान लो आपका दे रखा है कि ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, व्यास, और यहाँ भी बोल दूं कि 5 सेंटीमीटर है। तो पहले तो आप ये देखोगे सर दोनों ही वृत्त हैं, ठीक है, तो दोनों का जो शेप है, कहने का मतलब जो बनावट है, वृत्त के ही आकार का है, हम कहेंगे सर दोनों का शेप बिल्कुल सेम है, ठीक है, शेप एक जैसा दिख रहा है, ठीक है। इनका साइज कैसे पता चलेगा, साइज मेजरमेंट से पता चलेगा। तो मेजरमेंट दिख गया यहाँ पर दोनों में 5-5 सेंटीमीटर है, तो साइज भी सेम आ गया। तो इन दोनों वृत्त को अगर मैं इसको बोलूँ C1 और इसको बोल दूं C2, ठीक है, तो C1 और C2 को क्या बोलिएगा, दोनों ही वृत्त, सर्किल के लिख रहा हूँ C1 C2, तो दोनों ही वृत्त का सर शेप एंड साइज यानी आकार और आमाप दोनों ही बराबर है। तो इन दोनों आकृतियों को हम क्या बोलेंगे, सर्वांगसम आकृतियां, ठीक है, तो इनको हम कहेंगे सर सर्वांगसम। क्लियर, बोलिए। ये दोनों बिल्कुल सर्वांगसम। यस सर। सर्वांगसम को लिखने का एक सिंबल भी यूज किया था हमने, ऐसा कुछ सिंबल, ठीक है, दो बराबर के बाद ऊपर में एक ऐसा एस टाइप का कुछ फिगर बना था, ठीक है, ये सर्वांगसम का सिंबल है। तो दो आकृतियों के बीच में अगर ऐसा लगा हुआ है, इसका मतलब दोनों आकृतियां क्या है, एवरीथिंग इनके बीच में सेम है, ठीक है। तो सर्वांगसम आकृतियों को लिखने का तरीका होता है, क्या क्या बोला, एक समान व्यास वाले वृत्त हमेशा सर्वांगसम होंगे। कॉन्ग्रुएंट फिगर में क्या याद रखना है, शेप सेम होगा और साइज भी सेम होगा। ये सिंबल लिखा हुआ था यहाँ पर इस टाइप से, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया कॉन्ग्रुएंट। बहुत डिटेल में हमें कॉन्ग्रुएंट पढ़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने क्लास 9th में पढ़ रखा है। अब आते हैं थोड़ा समरूप आकृतियों पर। अगर मैं दो ऐसे फिगर ले लूं, ठीक है, अब मैं पूछूं कि क्या ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम है, क्या दोनों वृत्त नो सर। सर्वांगसम है, नहीं, क्यों नो नहीं है, सर। मुझे तो दोनों का आकार सेम दिख रहा है। नो सर, एक छोटी है एक बड़ी है। एक छोटे एक बड़े, लेकिन आकार तो सेम है ना, आकार मतलब बनावट, तो साइज सेम नहीं है। साइज सेम नहीं है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ बोलोगे सर ये बिल्कुल एक जैसे फिगर नहीं, एक छोटे एक बड़े हैं, तो हमें दिख रहा है सर इसका अगर मैं मान लो अगर मेजरमेंट करूं इसका त्रिज्या का, तो इसका त्रिज्या अगर मेजर करेंगे तो आ जाएगा मान लो 8 सेंटीमीटर, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं लिख रहा, उसमें लिख दिया 8 सेंटीमीटर। लेकिन इसका जब त्रिज्या आप मेजर करोगे तो 8 से छोटा आएगा, मतलब कह देते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर होगा, 2 सेंटीमीटर कुछ होगा। इसका मतलब आकार तो सेम है यहाँ पर, इन दोनों अगर मैं फिगर को देखूं तो आकार यानी शेप ये तो सेम दिख रहा है सर, दिखने में बनावट तो सेम है, चेहरा दोनों का सेम है एक जैसा, लेकिन इनका साइज यानी अगर मैं आमाप की बात करूं, जिसको आमाप मतलब जिसको हम मेजर करते हैं, जिसको हम साइज को मेजर करते हैं, वो अलग अलग आ गया, ठीक है, वो सेम नहीं है। तो अगर आकार सेम है और साइज सेम नहीं है तो ऐसे अच्छा साइज सेम नहीं होना जरूरी नहीं है, आगे डिटेल में और सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए ये समझना कि क्योंकि यहाँ पर आकार सेम था और साइज आमाप अलग अलग था, तो हम सर्वांगसम तो इसको नहीं बोलेंगे, सर्वांगसम में बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो सर्वांगसम तो नहीं है, ये बच्चा क्या बोलेगा, सर्वांगसम नहीं है। तो मैं पूछूंगा इससे क्या है फिर, तो इसने ये बोला कि सर इनका आकार तो समान है, मतलब शेप तो सेम है, लेकिन इसका आमाप अलग अलग है, ठीक है। तो ऐसे आकृतियों को क्या कह सकते हैं सर, समरूप आकृति बोलोगे, ठीक है। तो इन दोनों को क्या बोलेंगे, समरूप आकृतियां, ठीक है, समरूप यानी सिमिलर फिगर्स। तो सिमिलर फिगर इतना ही होता है क्या, क्या कंडीशन होगा, यहाँ तो ठीक है मैंने आपको एग्जाम्पल समझा दिया, लेकिन चेक कैसे करेंगे मैथमेटिकली, हमें क्या क्या पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आप देखो क्या क्या चीज पता होना चाहिए और कंडीशन क्या क्या चेक करेंगे। पहला चीज समरूप आकृति होने के लिए पहला चीज बस एक ही कंडीशन होना चाहिए यहाँ पर, कि उनका आकार, कोई भी दो आकृति जिनका आकार यानी शेप, कहने का मतलब बनावट सेम हो, ऐसे आकृति को हम समरूप आकृति बोल देंगे। दूसरा चीज जो था हमारा कंडीशन सर, जो हमारा आमाप था उसको नहीं देखते हैं क्या, नहीं, आमाप से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब साइज जो है ना इसका सेम होना जरूरी नहीं है, मतलब जरूरी नहीं होने का मतलब अगर बराबर है तो भी ठीक है, बराबर नहीं है तो भी ठीक है। मतलब हमें कंडीशन चेक क्या करना होगा
कि आकार यानी शेप का सेम होना इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, ठीक है, ये जरूरी होना है, ठीक है, मतलब आकार सेम होना चाहिए। आमाप साइज का जरूरी नहीं है कि सेम हो तो भी चलेगा, सेम नहीं हो तो भी चलेगा। समझ में आया? यस सर। मैं ये सुनना, ये नहीं बोल रहा कि आमाप अलग ही होने चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो आपको दिख रहा था सर आमाप अलग अलग है, लेकिन जरूरी नहीं कि आमाप अलग होना जरूरी ही है, ठीक है। आमाप सेम होगा तो भी काम चल जाएगा, आमाप अगर अलग होगा तो भी काम चलेगा। मतलब चेक क्या करना है हमें, सिर्फ और सिर्फ आकार। अगर दो आकृतियों का आकार सेम है तो हम उनको समरूप आकृति बोलेंगे, ठीक है। आमाप सेम रहे तो भी, आमाप सेम नहीं रहे तो भी। क्लियर? तो सर्वांगसम में दो चीज चेक करते हैं, समरूप में सिर्फ एक चीज चेक करते हैं, ठीक है, आकार का सेम होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों आकृति के बारे में बोलूं, थोड़ा सा यहाँ पर सिंबल गलत लिखा हुआ है, ये सिंबल को मैं हटा देता हूँ। समरूप आकृति में आकार शेप तो सेम होने चाहिए, ये तो जरूरी है, लेकिन साइज में नॉट बी सेम। आमाप का समान होना आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं होने का मतलब अलग भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। समरूप आकृति को लिखने का तरीका, ये सिंबल लगाते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पर सिंबल ऐसा लगा दीजिएगा, ठीक है। इनका आकार तो सेम है लेकिन साइज अलग अलग है, तो हम बोलेंगे सर ये क्या है, समरूप आकृति, इसको सर्वांगसम नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास डेफिनेशन लिख रखा है, आप इसको समझ सकते हो ऐसे। समरूप आकृति कैसा पड़ा, दो आकृतियां जिनके समान आकार हो, मतलब सेम, फिर से वही चीज रिपीट हो रहा है बार बार, सेम हो, परंतु उनके आमाप यानी साइज, ठीक है, साइज का समान होना आवश्यक नहीं है, समरूप आकृतियां कहलाएंगी। फिर से दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है यहाँ पर, एक ट्रायंगल लिख दिया एबीसी, ठीक है, पी क्यू। देखो इसको डिटेल में पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें मैथमेटिकली, लेकिन अभी बहुत बस शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन दोनों ट्रायंगल को आप अगर अभी के लिए देखोगे तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे होंगे, समरूप मतलब समकोण त्रिभुज। तो मुझे इनका बनावट एक जैसा दिख रहा है सर, बिल्कुल एक ही जैसा लग रहा है बनावट, लेकिन इनका साइज अलग अलग है, एक छोटा है एक बड़ा है। तो हम क्या बोलेंगे सर, सर्वांगसम आकृति तो नहीं है लेकिन ये समरूप आकृतियां हैं, ठीक है। तो इन आकृतियों को क्या बोलेंगे, समरूप। तो बोलेंगे ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर, इसके बीच में कैसा रिलेशन है, ये दोनों समरूप है, और समरूपता को लिखने के लिए ऐसा लिखते हैं। क्लियर? कंडीशन अभी नहीं बता यस सर। आपको कि यहाँ पर कोण बराबर है या नहीं है, कोण के बारे में, भुजा के बारे में डिटेल में सीखेंगे। अभी के लिए बस मैं फिगर को एनालिसिस करने के लिए आपको सिखा रहा हूँ कि दोनों दिखने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन साइज अलग अलग है, ठीक है। तो समरूप बोलेंगे, सर्वांगसम नहीं बोल सकते। किसी को लगता है क्या कि दोनों त्रिभुज समरूप सर्वांगसम भी है, कॉन्ग्रुएंट भी है? नो सर। कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सर्वांगसम अगर होता तो बिल्कुल साइज भी सेम हो जाता, ठीक है। साइज सेम नहीं है, मुझे दिख रहा है कि ये छोटा है और एक बड़ा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अगर फिगर बनाया हुआ है, कुछ वृत्त दिख रहे हैं। कितने वृत्त दिख रहे हैं आपको अभी आपके स्क्रीन पर? तीन। तीन नहीं है, चार दिख रहे हैं मुझे तो। एक, दो, तीन, और इसी के अंदर एक चला गया, चार। चार है, ठीक है। तो चार। तो अगर मैं पूछूं कि ये चारों के चारों जो वृत्त दिख रहे हैं, चलो इसको मैं नाम ही दे देता हूं, बेटर रहेगा। C1, C2, C3, C4। सी क्यों लिख रहा हूं, सर्कल के लिए, ठीक है। तो क्या ये चारों के चारों वृत्त जो हैं सभी सर्वांगसम हैं क्या? नो सर। नहीं, मुझे साफ दिख रहा है इनके साइज अलग अलग है, ठीक है, एक छोटा एक बड़ा, तो सर्वांगसम नहीं है। सारे के सारे वृत्त समरूप हैं क्या? यस सर। यस सर। वृत्त समरूप है यहाँ पर, और चाहे आप कैसे भी वृत्त बना लीजिए, बड़ा छोटा, कितना भी बड़ा बनाइए कितना भी छोटा बनाइए, तो जितने भी वृत्त बनाओगे सभी वृत्तों के, लिखा है क्या, चलिए, सभी वृत्त समरूप होते हैं क्योंकि उनका आकार, आकार का मतलब क्या, शेप, उनका बनावट हमेशा सेम ही होता है। तो बनावट सेम होगा तो आकार अगर सेम हो गया तो साइज से क्या मतलब है, साइज बड़ा रहे छोटा रहे हम चेक भी नहीं करेंगे, हम बोल देंगे सभी के सभी वृत्त क्या होंगे, समरूप होते हैं। तो ये याद कर लीजिएगा, ये पॉइंटर है जो आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, याद रखना है आप सभी को, ठीक है। तो सभी के सभी वृत्त क्या होंगे, हमेशा समरूप होंगे, ऑलवेज सिमिलर होंगे, ठीक है। आप कुछ वृत्त बना करके भी देख सकते हो। एक वृत्त में इतना बड़ा बना लिया, एक इतना छोटा बनाया, ये दोनों समरूप होंगे कि नहीं होंगे? साइज ही, यस सर। शेप तो सेम है, ठीक है, बनावट तो सेम है, तो कहेंगे सर बिल्कुल ये समरूप होंगे, ठीक है, ये समरूप होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, सभी वृत्त समरूप होते हैं। उसके बाद अगर बोलूं कि क्या सभी वर्ग या सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं क्या, चलो आते हैं सभी वर्ग पर। मैंने कुछ वर्ग बनाया,
एक वर्ग बनाया कुछ ऐसा, एक और वर्ग इसी के अंदर बना दिया। तो जितने भी वर्ग आप बनाओगे ना, चाहे आप कितना भी बड़ा वर्ग बनाइए चाहे कितना भी छोटा बनाइए, वर्ग बना रहा हूँ जिसका मतलब सारा भुजा बराबर हो इसका, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा हूँ 2 2 2 2, यहाँ लिख रहा हूँ 5 5 5 5, सारे सेंटीमीटर या मीटर में वैल्यू नहीं लिख रहा, 10 10 10 10। तो जितने भी वर्ग होते हैं वो सारे के सारे वर्ग के बनावट सेम होता है, डिजाइन सेम होता है, ठीक है। तो आकार इन सभी का सेम होगा, आकार कह रहा हूँ, आप नहीं कह रहा, ठीक है। आकार बिल्कुल सेम होगा सभी का। तो साइज अलग अलग हो सकता है, साइज से कोई मतलब है नहीं समरूप के लिए। सर्वांशम तो नहीं होगा, लेकिन सभी वर्ग समरूप होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, सभी वर्ग समरूप होंगे, यस, ठीक है। जितने भी वर्ग होंगे वो सारे के सारे वर्ग समरूप होंगे, ठीक है। अब आते हैं त्रिभुज पे। सभी त्रिभुज समरूप होंगे क्या? सभी त्रिभुज? यस सर। देखो यहाँ पर आप ये समझिएगा, जब भी मैं समरूप आकृति की बात कर रहा हूँ ना, ये वर्ड आपने सुना है क्या कभी? फिजिक्स में कहीं आया था क्या? आवर्धन। यस सर। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन। और बेटर होगा कि आप इंग्लिश से रिलेट कर पाते हो। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है? एक लेंस ऐसा देखा होगा आप सभी ने, ठीक है। कुछ लेंस होता है ना। और इससे क्या करते हैं, किसी चीज को बड़ा छोटा करते हैं, है ना। आप हैंड लेंस भी आता है, बीच में एक शीशा लगा रहता है, तो उसमें क्या होता है कि आप किसी चीज को बड़ा छोटा करके देख सकते हो, जो आपके चश्मा में भी होता है। जो बहुत छोटे छोटे अगर लिखे हुए अक्षर आपके कॉपी में, तो उसको आप अगर देखोगे तो थोड़ा बड़ा दिख जाएगा इसके थ्रू, है ना। तो मैग्निफिकेशन मतलब किसी चीज को बड़ा करना, या मैग्निफिकेशन का उल्टा करें तो उसको छोटा करना, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन मतलब बड़ा या छोटा करना। तो अगर कभी आपको कुछ ऐसा दिखता है, जैसे यहाँ पर वृत्त को छोटा चाहिए, इसमें क्या हो रहा है, क्या मैं इसको बड़ा करके इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? धीरे धीरे करके मैं वर्धित करूं या मैग्नीफाई करूं तो ये आकृति इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हो जाएगा। समरूप आकृति जितना भी रहेगा ना वो ऐसा ही रहेगा। छोटे को बड़ा करोगे तो आप छोटा से बड़ा और बड़ा से छोटा में कन्वर्ट कर सकते हो। माइक बंद कर लो, ठीक है। यहाँ पर वर्ग में दिख रहा है, एक छोटा वाला वर्ग को सर मैं धीरे धीरे अगर बड़ा करते जाऊं, मैग्नीफाई करूं, आवर्धित करूं, तो छोटा वाला वर्ग बड़े वाले वर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा, है क्लियर। लेकिन अब मैं त्रिभुज पर आता हूं, ठीक है। अब मैं त्रिभुज पर आता हूं। एक त्रिभुज मैंने कुछ ऐसे बनाया, एक आया हमारे पास समकोण त्रिभुज कुछ ऐसे, ठीक। और एक मैं बना दे रहा हूं कुछ ऐसा ट्रायंगल, ये समबाहु त्रिभुज, ठीक है। आपको लगता है क्या कि इसको मैं कितना भी बड़ा छोटा करूं, मैग्नीफाई करूं, ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट होगा? नो सर। नहीं कन्वर्ट होगा। आप इसको ऐसा समझो, इसको सर अगर मैं छोटा करूंगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। इसको कितना भी घुमाते रहूं, ठीक है, इसको कितना, एक सेकंड, इसको मैं पकड़ के कितना भी घुमा दूं तो उसके जैसा नहीं बनेगा, ठीक है। ये एक हमारा क्या है, ये हमारा समकोण त्रिभुज था और हमारा समबाहु त्रिभुज था, तो ये दोनों समरूप नहीं होंगे। तो अगर मैं बोलूं कि क्या हमेशा दो त्रिभुज हमेशा समरूप होंगे क्या? नो सर। दो त्रिभुज, अब सुनना मेरी बात को, दो त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बोला था कि सभी वर्ग समरूप होते हैं और सभी वृत्त समरूप होते हैं, उस तरीके से सभी त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो हमेशा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सभी त्रिभुज समरूप नहीं होंगे, कन्वर्टेबल नहीं होंगे। तो कैसे त्रिभुज के बारे में आप कह सकते हैं समरूप होंगे? समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो अगर मैं समबाहु त्रिभुज की बात करेगा, समबाहु त्रिभुज क्या, जिसके सभी भुजा बराबर, ठीक है, सभी भुजा बराबर। मान लो यहाँ पर लिख दिया 8 सेंटीमीटर, यहाँ भी 8 सेंटीमीटर, यहाँ भी 8, यहाँ लिख दिया 5, यहाँ 5, यहाँ 5, ठीक है। तो अगर मैं कुछ ऐसे बना दूं, तो अगर सिर्फ हमारे पास समबाहु त्रिभुज है, दो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बना रहा हूं, एक समबाहु यहाँ लिख लिया और एक समबाहु त्रिभुज यहाँ बना दिया, ठीक है, दोनों समबाहु है, ABC और PQR। तो आप कितने भी समबाहु त्रिभुज बना लीजिए, अगर मैं यहाँ लिख दूं 8 सेंटीमीटर, यहाँ 8 सेंटीमीटर, यहाँ 8 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया 12 सेंटीमीटर, यहाँ 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, दोनों समरूप होंगे। दोनों का बनावट क्या है, दोनों का आकार बिल्कुल सेम दिखेगा, ठीक है।
आप 8 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज को बड़ा करिएगा तो 12 सेंटीमीटर धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, एक दूसरे में कन्वर्टेबल है, मैग्नीफाई करके दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। इसको धीरे धीरे छोटा करोगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये बड़ा करोगे ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन वाले कंसेप्ट से सोच सकते हो, सर छोटा को बड़ा, बड़ा में छोटा कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर समरूप होंगे। क्लियर है? सर बोलिए। सर सिर्फ समबाहु त्रिभुज ही होते हैं क्या समरूप? नहीं, सिर्फ समबाहु त्रिभुज नहीं होंगे, अभी डिटेल में और सीखेंगे हम, तो समबाहु त्रिभुज को भी समरूप करेंगे। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे? तो हाँ, जितने भी समबाहु त्रिभुज है वो सारे के सारे समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे। अगर बोलो समद्विबाहु त्रिभुज, तो 2 समद्विबाहु त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, लेकिन सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। समझ में आया मेरा कहने का मतलब? मैं ये बोल रहा हूं कि 2 समद्विबाहु त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, लेकिन जितने भी समद्विबाहु त्रिभुज हम बना सकते हैं सभी के सभी समरूप नहीं होंगे वो। लेकिन समबाहु त्रिभुज आप जितना ही बनाइए सारे के सारे समरूप होंगे। समझ में आया? बोलिए। यस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ आकृतियां देखा जो हमेशा समरूप होते हैं। तो कुछ चीजें आपको याद रखना है जो आपके एग्जाम में बेसिकली 3 फिगर पर पूछा गया है, ठीक है। वो 3 मैं 4-5 एग्जाम्पल आपको देता हूँ, इतना आप याद रखिएगा। आकृतियां, और ये बस एक एक नंबर के ही क्वेश्चन आएंगे जो हमेशा समरूप होते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल तो मैंने बता दिया, वो मुझे बता दो जल्दी जल्दी। पहला क्या होता है? पहला आकृति जो हमेशा समरूप होगा, सर वृत्त। वर्ग, ठीक है। वर्ग हमेशा समरूप होता है, जितना भी आप वर्ग बना लीजिए, जितना भी आप स्क्वायर बना लीजिए, सारे के सारे समरूप होंगे। दूसरा, सर वृत्त। सर्कल। वृत्त यानी सर्कल, जितने भी सर्कल होंगे सारे के सारे सर्कल समरूप होंगे। तीसरा, सर आयत। नहीं आयत नहीं होगा, आयत के बारे में समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं त्रिभुज, अगर कोई बच्चा लिखेगा त्रिभुज तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा लिखेगा समकोण त्रिभुज, गलत। समद्विबाहु त्रिभुज, गलत। विषमबाहु त्रिभुज, गलत। सभी गलत। लेकिन अगर आप लिख दोगे समबाहु त्रिभुज तो आपका आंसर सही, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सभी समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप रहेंगे, ठीक है। समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल हमेशा ही समरूप होते हैं। यही 3 आपके एग्जाम में पूछता है, लेकिन इसके अलावा कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा नॉलेज के लिए आप ये लिख सकते हो, सभी रेखाखंड सर, ठीक है। रेखाखंड, जितना भी रेखाखंड बनाओगे लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट आप बना करके देखिए। मैं एक लाइन सेगमेंट यहाँ बना दिया, ठीक है, ए बी रेखाखंड। एक लाइन सेगमेंट यहाँ बना दिया पी क्यू। तो इसका बनावट तो सेम ही है ना, बस साइज अलग अलग है, ठीक है। साइज अलग अलग है तो बिल्कुल कहेंगे सर ये दोनों कैसा है, रेखाखंड भी हमारे साथ समरूप होंगे। बस 4 एग्जाम्पल ध्यान रखिए, ये 4 एग्जाम्पल से आप कर सकते हो। ये चारों एग्जाम्पल क्या होंगे सर, हमेशा ही समरूप होंगे। एक आध बोल सकते हो अर्धवृत्त, ठीक है, अर्धवृत्त भी हो सकता है, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए, तो ये चारों एग्जाम्पल में कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो यहाँ बता दिया, हाँ सभी वर्ग और सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। आगे क्या पढ़ना है? चलो यहाँ पर 2 फिगर आपको दिख रहा है, एबीसी और पीक्यूआर, दोनों क्या है, त्रिभुज है। अब यहाँ पर ये नहीं दिया गया कि समबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु है, मुझे भी नहीं पता, मेजरमेंट मैंने नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर एक सिंबल लगाया गया है, और ये सिंबल थोड़ा सा तो यहाँ पर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, क्या लिख रहे हो समीर? नहीं का मतलब क्या? नहीं है, ये तो दे रखा है। मैं ये दिया गया है कि दोनों समरूप है, सॉरी सर्वांगसम है, इट इज गिवन दैट, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया है, मैं दे रहा हूँ कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर सर्वांगसम है। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि अगर ये सर्वांगसम है तो ये समरूप भी होंगे क्या? यस सर। यस सर। तो यस, तो अगर सर्वांगसम है तो समरूप होंगे। रीजन क्या होगा? रीजन ये बोलिएगा कि सर यहाँ पर सर्वांगसम आकृतियों के, देखिए सर्वांगसम आकृतियों के आकार समान होते हैं। बेसिकली आप कह सकते हो सर सर्वांगसम अगर है तो इसका आकार और आमाप दोनों ही सेम होगा ना, दोनों ही सेम होगा। अगर दोनों ही सेम है तो आकार तो सेम हो ही गया, हमें तो देखना था समरूप के लिए सिर्फ आकार। तो आप कहोगे सर इसके तो आकार अमाप दोनों सेम है, और इसका मतलब अमाप आकार तो सेम हो ही गया, और आकार समान हो गया, तो कहेंगे समरूप आकृति में तो बस आकार समान होना चाहिए। तो इसलिए सर्वांगसम आकृतियां जितने भी होती हैं वो सभी सभी समरूप होती हैं। तो कभी अगर आपके सामने ऐसा लिखा रहे कि ट्राइंगल एबीसी जो है वो सर्वांगसम है ट्राइंगल पीक्यूआर के, तो आप सीधे बोल दीजिएगा, यहाँ से हमें पता चल जाएगा सर ट्राइंगल एबीसी जो होगा वो समरूप भी हो जाएगा ट्राइंगल पीक्यूआर के।
तो इसको हम लोग आगे जाकर प्रूफ करने वाले में बहुत बार यूज करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट यूज कर दूंगा कि सर सर्वांग में तो समरूप भी होगा। रीजन पता है कि सर्वांग में तो आकार आमाप दोनों सेम था, तो आकार तो सेम है ही, और आकार अगर सेम है तो समरूप होगा। क्लियर? और ये सभी Yes, आकृति sir. के लिए होगा, चाहे वो वृत्त के लिए हो, चाहे सर्कल के लिए हो, चाहे वृत्त सर्कल तो एक ही हो गया, वृत्त के लिए हो, चाहे त्रिभुज के लिए हो, चाहे वर्ग के लिए हो। ठीक है, सभी आकृतियों के लिए अगर सर्वांग है तो समरूप होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये दोनों आकृति में, फिर से मैं दे रहा हूं कि ये दोनों क्या है, समरूप है, ये फिर से दे दिया, पूछ नहीं रहा आपसे, दिया गया है कि एबीसी और पी क्यू आर समरूप है। तो मैं पूछूं क्या दोनों आपको लगता है कि सर्वांग भी होगा? No, sir. ये तो देखने से लग रहा है कि सर्वांग नहीं है। ठीक है, एक छोटा एक बड़ा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर बोलिएगा सर सभी समरूप आकृतियां सर्वांग नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती है कोई पूछेगा तो आप बोलेगा क्योंकि सर्वांग समता के लिए उनका आमाप का भी बराबर होना जरूरी है, मतलब साइज का भी बराबर होना जरूरी था। यहाँ पर हो सकता है कि इनका आकार सेम है, लेकिन बहुत क्लियर है कि इनका आमाप तो अलग अलग है। तो आमाप अगर अलग अलग है यानी साइज अलग अलग है तो हम इसको सर्वांग नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये अगर कभी मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो क्या ऐसा कंक्लूजन आप लिखोगे कि ट्रायंगल ए बी सी? अच्छा, किसी का हैंड रेज हो रहा है बार बार, कुछ डाउट है तो सीधे माइक ऑन करके पूछिए। हैंड रेज करते हो ना तो मुझे क्या आवाज आती है, ठीक है, उससे क्लास डिस्टर्ब होता है आपका। ठीक है, आप लोग को भी आती है क्या कुछ आवाज? नहीं? No, ठीक है, sir. ओके, तो मुझे आती है, तो हैंड रेज बार बार मत किया करो। अगर कोई डाउट है सीधे माइक ऑन करके पूछ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, अगर एबीसी सर्वांग समरूप है पी क्यू आर के, तो ये लिखना गलत हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं बोल सकते। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो समरूप सर्वांग समरूप। ठीक है, तो ये कंक्लूजन नहीं लेगा। तो यहाँ से क्या सीखा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो चार्ट बना हुआ है, इसको समझना क्या बोल रहा है यहाँ पर, इससे काफी चीज क्लियर होगा। देखिए, अगर मैं लिख रहा हूँ कॉन्ग्रुएंट फिगर, यानी बोल रहा हूँ सर्वांग आकृति, तो सारे सर्वांग आकृति यस आपको सिमिलर होगा, समरूप होगा, क्योंकि इसमें आकार हम आप दोनों सेम होगा, और आकार हम आप दोनों सेम है तो आकार सेम होगा ही होगा, तो समरूप हो जाएगा। लेकिन सभी समरूप आकृति सर्वांग होंगे क्या? तो आप बोलोगे नो, सभी समरूप आकृति सर्वांग नहीं होंगे, क्योंकि समरूप में आकार सेम तो होता है लेकिन अमाप अलग अलग हो जाता है। मतलब अमाप क्या है नहीं पता। ठीक है, तो हम कहेंगे सर समरूप सर्वांग समता के लिए दोनों चीज बराबर होना चाहिए, जबकि समरूपता में सिर्फ एक चीज का बराबर होता है, आकार का। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सभी, याद कर लीजिए क्या कि सभी, क्या लिखा है याद कर लीजिए कि हर सर्वांग आकृति समरूप होती है, लेकिन हर समरूप आकृति सर्वांग नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका बहुत बार फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। जितना मैंने कम से बस थ्योरेटिकल था सारा। ठीक है, क्वेश्चन पूछो आपसे पोल में। Yes, sir. चलिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आएगा, कुछ इसमें कठिन है नहीं, अभी तक जितना भी चीज पढ़ाया आपको। पूछ रहा है क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं या सभी वर्ग सर्वांग होते हैं? बस इतना ही है, दो ही ऑप्शन है आपके पास। चैट बंद कर रहा हूं आपका और आपका पोल ओपन हो जाएगा। दो ऑप्शन हटाता हूँ, दो ही ऑप्शन है आपके पास। सभी वर्ग को आप क्या कहिएगा, समरूप या सर्वांग? ये देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये भी आपके एग्जाम में 1 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार आया है, बहुत बार आया है। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कर रहा कि कठिन है, इंपॉर्टेंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बार रिपीटेड है। तो सभी वर्ग को क्या बोलेंगे, समरूप या सर्वांग? तो कितना टाइम चाहिए इसमें, 15 सेकंड वेट करें? 10 सेकंड और रुक रहे हैं, काफी है 10 सेकंड तो इसके लिए। 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। तो यहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ इस पोल को, देखते हैं आंसर क्या होगा। और सीधे सीधे आपको बता ही दिया था कि सभी वर्ग, सभी वृत्त, सभी रेखाखंड और एक आकृति और था, सभी समबाहु त्रिभुज, ये चारों के चारों हमेशा समरूप होंगे, हमेशा सर्वांग नहीं होंगे। सभी वर्ग की बात कर दी ना, तो सभी वर्ग अगर मैं बनाऊं तो एक वर्ग में ऐसे बना सकता हूँ और एक वर्ग में इतना बड़ा ही बना सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि दोनों क्या है, समरूप तो होंगे सर, बनावट तो सेम है, साइज अलग अलग है ना। तो
समरूप तो होंगे, सर्वांगसम नहीं होंगे। ठीक है, सर्वांगसम के लिए साइज भी बराबर होना चाहिए। सीधे याद कर लीजिए, सभी वर्ग क्या होंगे, समरूप होते हैं। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, इसमें कोई डाउट है नहीं आप सभी का सही था। आगे आते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, बहुभुज की समरूपता, सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स। तो बहुभुज क्या होता है, बहुभुज कौन बताएगा, व्हाट इज पॉलीगन, बताइए। एनीवन, बहुभुज एग्जांपल दो, एक दो। क्या वर्ग हमारा बहुभुज है, क्या आयत हमारा बहुभुज है, क्या त्रिभुज एक बहुभुज है, नहीं, ये सारे के सारे एक बहुभुज है। ठीक है, एक वर्ग भी एक बहुभुज है, एक रेक्टेंगल यानी आयत भी बहुभुज है, एक त्रिभुज भी एक बहुभुज है। अगर मैं एक षटभुज बनाऊं तो यह भी एक बहुभुज है। ठीक है, बहुभुज का मतलब सिंपली क्या होता है समझिएगा, बहुभुज कहने का मतलब, बहुवर्ड कहीं सुना है, बहुपद पढ़ा ना आप लोगों ने, जिसमें बहुत सारे पद हो, बहुपद कहलाता है। पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो, नोमियल मतलब टर्म्स बताया था। ठीक है, तो बहुत सारे टर्म रहेंगे, पॉलिनोमियल हो जाएगा। बहुत सारे गुण मतलब क्या बताया था, ट्रिगोनोमेट्री में गुण का मतलब क्या बताया था, बताओ। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया था, वहां पर गुण आया था, त्रिगोनो, भुजा, रिलेट करिए ना सारी चीजों को, ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री, ऐसे पढ़ाया था। ट्राई मतलब 3, गुण मतलब साइड, भुजा, और मेट्री मतलब मेजर करना। ठीक है, तो गुण मतलब मेट साइड, तो पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल पढ़ाया था मेनी, गुण मतलब साइड। तो कहेंगे सर जिसके बहुत सारे साइड हो, अब ऐसा थोड़ी होता है बहुत सारा को डिफाइन कैसे करेंगे सर, 2 भी बहुत है, 3 भी बहुत है। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखिएगा, ये सारे मिटा रहा हूं, इसकी कोई नीड है नहीं। ये सारी चीजें ना आप रिलेट करोगे तो हमेशा याद रहेगा ज्यादा दिनों तक। तो बहुभुज कहने का मतलब एक बंद आकृति, ठीक है, बंद आकृति होना चाहिए, और वो रेखाखंडों से मिलकर बना होना चाहिए। ठीक है, रेखाखंड से मिलकर बना होना चाहिए, मतलब लाइन सेगमेंट से बनकर बना होना चाहिए। तो अगर मैं ऐसा बनाऊं तो ये बहुभुज है क्या, अभी जो दिख रहा है नो सर। ये बंद आकृति नहीं है, ये बंद का है तो खुला हो गया। ठीक है, बंद मतलब क्लोज होना चाहिए, तो इसको हम बहुभुज नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर मैं ऐसे बना दूं, जिसको आप त्रिभुज कहते हो, तो त्रिभुज 3 भुजा है तो बहुभुज ही ना। कहेंगे सर 3 रेखाखंडों से मिलकर बना हुआ है और बंद आकृति है, तो यह एक बहुभुज है। ठीक है, अगर मैं एक ऐसा आकृति बना दूं जो अभी आपको दिख रहा है, इसको हम बहुभुज बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। यस सर। रेखाखंड से मिलकर बना हुआ है सर, एक रेखाखंड यहाँ दिखा, एक यहाँ दिखा, एक यहाँ दिखा, एक यहाँ दिखा, और बंद है तो बिल्कुल एक बहुभुज होगा। अगर मैं एक आकृति ऐसा बना दूं, ये बहुभुज है क्या, नो सर। नहीं ये बहुभुज नहीं है, क्योंकि ओपन फिगर है, ओपन फिगर है, खुला आकृति है, तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, एरिया तो खुला हुआ है तो इसका क्या ही एरिया होगा, तो कहेंगे सर ये नहीं होगा, ये बहुभुज नहीं है हमारा। ठीक है, इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं ऐसा बना दूं, एक सेकंड, थोड़ा गड़बड़ हो गया, ऐसा बना दूं, ये बहुभुज होगा, यस सर। ये बहुभुज होगा। ठीक है, ये बिल्कुल बहुभुज है, बंद आकृति है, रेखाखंडों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इसका क्या नाम है मुझे भी नहीं पता। ठीक है, ये पता नहीं क्या नाम है, तो इसको हम सीधे क्या बोलेंगे सर, 1 2 गिन गिन लीजिए कितना भुजा है, 1 2 3 4 5, तो 5 भुजा है, पंचभुज बोल देंगे। लेकिन स्पेशल कोई नाम नहीं है कि समांतर चतुर्भुज वैसा जो पढ़ते हैं ना, वैसा कुछ नहीं है, इसको हम पंचभुज बोल देंगे, 5 भुजा है पंचभुज। ठीक है, अगर मैं ऐसा बना दूं, ये बहुभुज है क्या, यस सर। नो सर। नहीं ये बहुभुज है, यहाँ रेखाखंड से नहीं बनकर बना ना। देखिए यहाँ नो पर एक सर। रेखाखंड है, यहाँ रेखाखंड है, लेकिन रेखाखंड से नहीं है। ठीक है, ये कुछ कर्व आ गया। ठीक है, इसको बहुभुज नहीं बोलेंगे। तो बहुभुज रेखाखंडों से मिलकर बना होना चाहिए। तो बहुभुज समझ में आ गया, चलो ये मैंने यस बस सर। आपको बहुभुज समझाने के लिए बताया, इतना नीड नहीं था इस चैप्टर में बहुभुज को समझने का, लेकिन पता होना चाहिए कि बहुभुज क्या है। अब देखो आते हैं अपने टॉपिक पर कि हमें क्या पढ़ना था सर, बहुभुज समरूप कब होंगे उसका कंडीशन देखना था। अभी तक जो हमने समरूपता देखा ना, वो एक तरीके से एनालिटिकल वे में देखा, कि हम लोग सर कंपेयर कर रहे थे साइज को, आकार को, माप को, ठीक है, साइज को, शेप को कंपेयर कर रहे थे। लेकिन हमेशा मैथमेटिक्स जब पढ़ते हैं तो वहां पर जब आपके सामने आकृति आएगा, तो आकृति को आप स्केल लेकर के मेजर करने नहीं जाओगे। ठीक है, कि वहां पर 3 सेंटीमीटर है सर, 5 सेंटीमीटर है, बड़ा है छोटा है, मुझे क्या देखने में लग रहा है, हो सकता है मुझे देखने में बनावट सेम लग रही हो
और आपको देखने में बनावट अलग लग रही हो, तब तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। मतलब कॉन्ट्रडिक्शन मतलब विरोधाभास हो जाएगा, आपको कुछ और लग रहा है, मुझे कुछ और लग रहा है। तो मैथमेटिकली हमें कुछ उसमें कंडीशंस लिखने पड़ेंगे, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग जस्टिफाई करेंगे कि समरूप है कि नहीं है कोई दो बहुभुज। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग? तो दो बहुभुज मतलब भुजाओं की समान संख्या वाले, मतलब कोई दो बहुभुज समरूप तो तभी होंगे जब उनका संख्या भुजा सेम है दोनों में। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि, पहले तो मैंने ये बोल दिया कि पहला कंडीशन कि भुजा का संख्या सेम होना चाहिए। पहले वाले बहुभुज में अगर तीन भुजा है तो दूसरे वाले में भी तीन भुजा होना चाहिए। मतलब कंपेयर जब करेंगे तो एक त्रिभुज को त्रिभुज के साथ ही करेंगे ना। मुझे बताइए, मैं अगर पूछूं आपसे क्या एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज समरूप हो सकता है क्या? नो तो सर। आप तो देख करके ही बोल दोगे सर ये तो बिल्कुल अजीब सा ही आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो ये तो बिल्कुल समरूप होगा ही नहीं, तो ये तो क्वेश्चन ही बेकार हो गया। ठीक है, मैं पूछूं कि एक वर्ग, एक वृत्त और एक वर्ग समरूप होगा क्या? तो ये तो बोलोगे सर ये क्वेश्चन ही बहुत बेकार का है। ठीक है, ये तो समरूप कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल क्लियर बात है कि कम से कम भुजाओं की संख्या सेम रखिए। ठीक है, तो पहला चीज तो भुजा का संख्या सेम होना चाहिए। उसके बाद दो कंडीशन और हैं आपके पास। पहला कि उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, मतलब एक ही अनुपात। देखो ये सारी चीज कहीं ना कहीं पढ़ाया आप सभी को, एक ही अनुपात मतलब समान अनुपात, और समान अनुपात करने का मतलब समानुपाती। मतलब क्या? संगत कोण का मतलब क्या, संगत भुजा का मतलब क्या, समानुपाती का मतलब क्या, सारी चीज समझते हैं। देखो यहां पर आपके पास लिखा हुआ है एक ही अनुपात। पहले एक ही अनुपात को समझो। एक ही अनुपात कहने का मतलब समान अनुपात। ठीक है, समान अनुपात। और समान अनुपात कहने का मतलब समानुपाती। समानुपाती सारे चीज सेम है। समानुपाती बोलिए, समानुपात बोलिए, चाहे एक अनुपात बोलिए। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रपोर्शनल। ठीक है, इन सेम प्रपोर्शन को प्रपोर्शनल कहते हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि हमारे पास ए और बी लिखा हुआ है, ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू दे दिया 8। ठीक है, तो मैं पूछूं ए और बी का अनुपात कितना है, ए बट्टा बी क्या बोलिएगा? 5/8। 5/8। अगर मैं बोल रहा हूँ कि सी का वैल्यू मेरे पास दे दिया 15 और डी का वैल्यू मैं दे दिया कि 24, मैं बोल रहा हूँ कि ए और ए का वैल्यू देखो सी के अलग है, बी का वैल्यू डी से अलग है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ सी बटा डी कितना होगा, तो क्या बोलिएगा? 15/24। 5/8। 15/24। तो 15/24 को आप अगर सिंप्लीफाई करिएगा, 3 से आप अगर काटिएगा ना, तो 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24, तो आपको दिख गया 5/8। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है? सर ए बटा बी और सी बटा डी का अनुपात बराबर है। फिर से समझिएगा, यहाँ पर मैं ये कभी नहीं बोला कि ए और सी का मान बराबर है, ये नहीं कह रहा। ए का मान सी के बराबर नहीं है। मुझे तो दिख रहा है ए का वैल्यू 5 है और सी का वैल्यू सर 15 है, तो बहुत क्लियर है कि दोनों बराबर नहीं है, अलग अलग है। बी का वैल्यू 8 है और डी का वैल्यू 24 है, क्लियर है कि अलग अलग है। लेकिन इतना पता है कि ए और बी का जो अनुपात है सर, वही अनुपात सी और डी का है। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? समानुपात में होना, समानुपाती होना, प्रोपोर्शनल में होना। समझ में आया प्रोपोर्शनल का मतलब? यस सर। यहाँ भी मुझे 5/8 दिखा था, यहाँ भी 5/8 दिखा था, तो समानुपात में आ गया। अगर मैं लिखूं x का वैल्यू 2, y का वैल्यू लिख दिया 6, यहाँ लिख दिया m का वैल्यू 7 और n का वैल्यू लिख दिया 21, क्या x बटा y और m बटा n सेम है कि नहीं है? यस सर है। तो x बटा y करोगे तो 2/6 मिलेगा, और इसको सिंप्लीफाई करने पर 1/3 मिल रहा है। और m बटा n करेंगे तो 7/21 मिलेगा, और यहाँ भी करेंगे तो 1/3 ही मिल रहा है, 7×3 मैंने वही कह रहा 3 गुना करके लिख दिया, इधर भी 3 गुना करके लिखा, वहां भी 3 गुना करके लिख दिया। ठीक है, तो आपको दिख रहा है सर, मुझे ये दिख रहा है कि x बटा y जो है वो m बटा n के बराबर है। हालांकि x m के बराबर नहीं था, y n के बराबर नहीं था, लेकिन इनका अनुपात बराबर था, तो इसको हम क्या बोलेंगे? समान अनुपात में होना, और इसी को कहते हैं समानुपाती होना। ठीक है, तो कभी समानुपाती लिख दे, कभी समानुपात लिख दे, चाहे एक ही अनुपात लिखे। ठीक है, तो ये हमने समझा दिया आपको समानुपाती। अब भुजा समानुपाती होना और संगत कोण बराबर होने का क्या मतलब है? देखो, तो यहाँ पर आपके पास दो चतुर्भुज बनाकर दिए गए, बहुभुज में हमने चतुर्भुज लिया 4 भुजा वाला। तो दो यहाँ पर जो बहुभुज दिख रहा है, पहले वाले में कितने भुजा हैं बताइए?
4 1 2 3 4, दूसरे वाले में भी 4 है, तो ये तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि हाँ सर दोनों में भुजा तो समान है, दोनों ही चतुर्भुज है एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या कंडीशन दे रखा है, मैं ये दे रहा हूं कि अगर आपको ऐसा लिखा है कि कोण ए कोण पी के बराबर है, देखो अभी तो मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, पहला एग्जाम्पल कर रहा हूँ, बिल्कुल सामने सामने लिख रहा हूँ, ठीक है, संगत, बाद में इसको रोटेट भी करेंगे। तो अगर मैं लिख रहा हूँ कि कोण ए जो है वो कोण पी के बराबर है, कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर है, ठीक है, कोण सी जो है वो कोण आर के बराबर है, और कोण डी जो है वो कोण एस के बराबर है, ठीक है। अगर कैसा एस दे दिया, मैंने बोला कोण ए कोण पी के बराबर, कोण बी कोण क्यू के बराबर, कोण सी कोण आर के बराबर, और कोण डी जो है वो कोण एस के बराबर, ये 4 चीज दे दिया। तो क्या सिर्फ इतना देख करके हम बोल सकते हैं क्या कि दोनों त्रिभुज सॉरी दोनों जो चतुर्भुज है वो समरूप है? तो आंसर आएगा नो, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो हमें 2 कंडीशन चेक करना होगा हमेशा। पहला कंडीशन चेक कर लिया कि सर अगर कभी ऐसा है कि कोण ए कोण पी के बराबर, कोण बी कोण क्यू के बराबर, कोण सी कोण आर के बराबर, कोण डी कोण एस के बराबर है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है, पहला कंडीशन तो मिल गया कि सर यहाँ पर चारों ही संगत कोण दूसरे चतुर्भुज के चारों संगत कोण के बराबर है। लेकिन अभी मुझे नहीं पता चलेगा कि दोनों समरूप हैं कि नहीं है। पहला कंडीशन में यस आ गया, ठीक है, ऐसा दे रखा था। अब देखेंगे दूसरा कंडीशन। तो यहाँ पर आप अनुपात चेक करोगे, मान लो यहाँ पर कुछ वैल्यू मैं दे रहा हूँ, ठीक है, 2 सारे मीटर में है, चलो लिख देता हूँ 2 मीटर 3 मीटर, यहाँ लिख दिया 4 मीटर, और यहाँ लिख दिया 5 मीटर। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 4 मीटर 6 मीटर, यहाँ पर 8 मीटर, और यहाँ पर 10 मीटर, ठीक है, कुछ ऐसा है। आप सेकंड कंडीशन चेक करोगे, सेकंड कंडीशन बढ़ते क्रम में, भुजाओं के बढ़ते क्रम में चेक करिएगा। सबसे पहले मैं पहले वाले का छोटा भुजा लूंगा, दूसरे वाले का छोटा भुजा लूंगा, ठीक है, ऐसे। तो आप क्या करिए, आप करो एडी बटा, पहला यहां से लिया मैंने एडी और यहां से मैं लिया पीएस, तो एडी बटा पीएस करेंगे तो क्या आएगा, बोलिए, 2/4 यानी 1/2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डीसी ले लिया, डीसी को एसआर से डिवाइड करके देख रहा हूँ। क्यों डीसी लिया, अच्छा दो एक ऑर्डर में चल रहा है, 2 5, या फिर क्या करिए ना, आप बढ़ते क्रम में जाइए, ठीक है, तो आप यहाँ पर करिए 2 के बाद 3 की तरफ जाइए, ठीक है, 2 के बाद 3 ए बी ले लो, ठीक है, ए बी बटा पी क्यू, ठीक है, ए बी बटा पी क्यू कितना आएगा, 3/6, 1/2। अब मैं कह रहा हूँ 3 से जस्ट बड़ा बीसी, ठीक है, तो बीसी बटा क्यू आर, ये कितना आ रहा है 4/8, ये भी आ गया 1/2, और मैं लिख रहा हूँ डीसी बटा एस आर, ठीक है, तो डीसी बटा एस आर भी अगर लिखा तो ये भी सर दिख रहा है 5/10, यानी आ गया 1/2। तो यहाँ अगर दोनों कंडीशन अगर कभी ऐसा मिलता है आपको कि सर हमें क्या दिख रहा है, सर संगत कोण तो बराबर थे, ये क्वेश्चन में दिया था, और मुझे इस डेटा के अकॉर्डिंग दिख रहा है, अगर डेटा इस तरीके से लिखा हुआ है तो हम कहेंगे सर यहाँ पर सभी भुजाओं का अनुपात देखिए 1/2 ही आ रहा है, ठीक है, तो कहेंगे सर ए डी बटा पी एस बराबर ए बी बटा पी क्यू के है, बीसी बटा क्यू आर के बराबर है, और डीसी बटा एस आर, चारों आपस में बराबर है, तो संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है, यहाँ पर लिख दीजिएगा। ये क्या दिखा रहा है कि संगत कोण बराबर, ठीक है, संगत कोण बराबर, ठीक है, और ये क्या दिखाया हमारा कंडीशन सारा, संगत भुजा का अनुपात बराबर। संगत भुजा बराबर नहीं है, देखो साइज तो अलग अलग है, यहाँ पर एडी 2 है, यहाँ पर एडी 4 था, ठीक है, भुजा तो बड़ा छोटा हो रहा है, लेकिन संगत भुजा का क्या बराबर है बताओ, भुजा का अनुपात बराबर है, ठीक है, तो अनुपात बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे, सर ये दोनों कंडीशन अगर मिल रहा है तब जाकर के हम बोलेंगे कि दोनों त्रिभुज दोनों जो भुज बहुभुज हैं, चतुर्भुज रहे चाहे पंचभुज रहे चाहे कितने भुजा का जो भी रहे, तो आपको उसे दोनों समरूप होंगे। सिर्फ एक कंडीशन से नहीं होगा, ठीक है, दोनों कंडीशन चेक करना पड़ेगा, समझाना ही चाह रहा था, समझ में आया सभी को, बोलिए। तो सिर्फ एक कंडीशन देख करके हम नहीं बोलेंगे कि समरूप है, दोनों कंडीशन अगर मिल जाएगा तो आप बोलेगा सो समरूप है। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर मुझे बताओ भुजा का लंबाई सेम है कि अलग अलग है दोनों में, अलग अलग है, भुजा का लंबाई अलग अलग, मतलब साइज अलग हो सकता है, समरूप में साइज अलग हो सकता है, बिल्कुल। यहाँ पर जैसे आपके एग्जाम एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चन में आपको बनाया हुआ है फिगर में ताजमहल का फोटो, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनका साइज सेम है कि अलग अलग है, साइज अलग 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 है, है। साइज अलग अलग है। ये दिख रहा है सर ये बहुत छोटा सा है, उससे जस्ट थोड़ा बड़ा ये है, उससे थोड़ा बड़ा ये है, लेकिन इनका बनावट एक जैसा है, ठीक है,
बहुत नॉइज आ रहा है क्या मेरे साइड से? नॉइज आ रहा है या नहीं? एक यस सर आ रहा है। वेट, एक सेकंड वेट करिए। कभी मेरा माइक बंद है, वेट करिए, बहुत नॉइज है इसलिए। चलो अभी बताओ, सही है? अभी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। कुछ पटाखे छूट रहे थे, पता नहीं किस रीजन से। हाँ, इसलिए मैंने अभी बंद किया था। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि सर यहाँ पर जो ताजमहल के जो फोटोज है, इन सभी का बनावट सेम है। ठीक है, तो फिर से वही बात है, इनका आकार क्या है, सेम है, बनावट सेम है, लेकिन साइज अलग अलग है। तो हम कभी नहीं ये कहेंगे कोई भी बहुभुज में कि सर उनका भुजा भी बराबर होना चाहिए। भुजा बराबर नहीं है जरूरी, ठीक है, बड़ा छोटा हो सकता है। कभी नहीं बोला गया कि भुजा बराबर हो, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। ठीक है, कोण बिल्कुल बराबर होने चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो इस चीज को अपने कॉपी में लिखिए। क्या लिखना है आपको? ये कंडीशन, ठीक है, ये लिखिए आप। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंटर है और आपके एग्जाम में कई बार पूछता है। भुजाओं की समान संख्या वाले, इसको याद कर लेना है आपको, भुजा की समान संख्या वाले दो बहुसमरूप होंगे। पहला कंडीशन कि संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती, एक ही अनुपात मतलब समानुपाती। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंडीशन, ये फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आपसे एग्जाम में पूछता है। यहाँ पर है आपके पास दो फिगर, आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों समरूप है कि नहीं है। क्या बोलिएगा आप? यस सर या है? आपने चेक कर लिया दोनों ही कंडीशन? यस सर। अच्छा मुझे बताइए, पहले क्या चेक करेंगे, कोण को बराबर देखेंगे या फिर भुजाओं का अनुपात चेक करेंगे? सर कौन को? तो करने के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ फिक्स रूल नहीं है, लेकिन ज्यादा आसान हमारे लिए ये रहेगा कि हम कोण को पहले चेक कर लें। अगर कोण अलग अलग आ गया तो हम दूसरा कंडीशन चेक भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप पहले कोण को देखिए। ठीक है, तो एंगल को देखिएगा तो यहाँ दिख रहा है सर 110 डिग्री और यहाँ भी 110 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर 80 डिग्री और यहाँ भी 80 डिग्री, यहाँ 100 डिग्री और यहाँ भी 100 डिग्री, यहाँ 70 डिग्री और यहाँ भी 70 डिग्री। तो हम कह सकते हैं सर त्रिभुज चतुर्भुज ABCD और चतुर्भुज PQR के संगत कोण बराबर है। मतलब हम बोल सकते हैं एंगल ए जो दिखा सर एंगल P के बराबर, एंगल बी जो दिखा एंगल Q के बराबर, एंगल C दिखा हमें एंगल R के बराबर, और एंगल डी जो दिखा वो एंगल S के बराबर, संगत कोण बराबर। समरूप हो गया या नहीं हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ। अभी तो हमें बस संगत कोण चेक किया, एक कंडीशन चेक किया है, दूसरा वाला भी चेक करिए। दूसरा चेक करते हैं तो मैं भुजाओं का अनुपात देखता हूँ। तो यहाँ मुझे दिख रहा है 2 सेंटीमीटर AB, इसका जस्ट 2 गुना दिख रहा है क्या? 2 को दोगुना करेंगे 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ देखा सर 2 का दोगुना करने पर 4 आ गया, मतलब 4/2 करेंगे सर 2 आ जाएगा। रफली ऐसे चेक कर लीजिए। अब ना यहाँ पर 5 दिख रहा है और यहाँ पर 2.5 दिख रहा है, 5 को 2.5 से डिवाइड करके बताओ कितना आएगा? 5/2, 0 आ गया। 25/50 2 ही आ जाएगा, 25 दूनी 50। तो ये भी अनुपात आपका 5/2 करोगे 2 आ जाएगा। 10 को 5 से डिवाइड करिएगा, 10/5 आपका 2 आ जाएगा। और 6/3 करोगे तो 6/3 भी आपका 2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो सभी भुजाओं का अनुपात भी सेम दिख रहा है। ठीक है, यस सर। तो भुजाओं का अनुपात भी सेम है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कुछ इस तरीके से लिख के कि सर हमने देखा कि PQ/AB ये बराबर है, आपको फिगर में देखिएगा, QR/BC बराबर SR/DC बराबर है आपके SP/DA के। और सभी का अनुपात आप देखोगे तो 2 ही आएगा। इसका उल्टा लिखेगा तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बड़े वाले को ऊपर लिखा तो 2 आ रहा है। ठीक है, तो आपको सर सभी का अनुपात आपका बराबर है, तो दोनों ही कंडीशन मिल गया, कोण भी बराबर और भुजा का अनुपात भी बराबर। तो कहेंगे दोनों क्या है, बिल्कुल समरूप होगा। यस, ठीक है, बिल्कुल समरूप होगा। कितने कंडीशन चेक करने पड़ेंगे हमेशा, बताइए? 2 कंडीशन चेक करना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा 2 कंडीशन। पहले क्या चेक करोगे, अनुपात या फिर कोण? कौन? पहले कोण। कोण कैसे होने चाहिए? बराबर। कोण बराबर होने बराबर। चाहिए। और भुजा कैसे होने चाहिए? बराबर। भुजा, भुजा बराबर कहाँ है? भुजा तो देखिए 5 और 10 था। भुजा साइज को डिसाइड करेगा ना, भुजा क्या डिसाइड करेगा? साइज को। तो साइज बराबर होना कहाँ जरूरी है?
साइज बड़ा छोटा हो सकता है, तो भुजा समान अनुपात में होने चाहिए, ठीक है। तो भुजा का अनुपात सेम होना चाहिए, भुजा बराबर होना नीड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर ऐसा फिगर बनाऊं, मुझे बताइएगा, अगर मैंने एक ये लिया, सभी जगह 90 डिग्री बना दिया, यहाँ भी एक वर्ग और एक आयत है बेसिकली, यहाँ लिख दिया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। क्या समरूप है ये दोनों, यस या नो? नो सर। क्यों? यहाँ पर तो मुझे सभी कोण बराबर दिख रहे हैं, 90 डिग्री। संगत कोण तो बराबर है, संगत कोण तो बराबर है ना, सर सभी कोण 90 डिग्री दिख रहे हैं। कंडीशन तो ये पढ़ाया था, मतलब कुछ गलत पढ़ा दिया क्या? इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। क्या बराबर नहीं है? भुजाओं का अनुपात। इनकी भुजा का अनुपात बराबर नहीं है, बिल्कुल बढ़िया। तो यहाँ पर दो कंडीशन चेक करने के लिए बोला था। सर संगत कोण तो बराबर दिख रहे हैं, मुझे मान लो यहाँ पर दिखेंगे कोण तो सभी बराबर है, लेकिन भुजाओं का अनुपात सेम नहीं है। यहाँ पर अनुपात देखेंगे तो आप ऐसा लिख सकते हो ना, एक अनुपात दिख रहा है सर 8/5, और यहाँ पर अनुपात दिख गया 2/5, ठीक है। तो एक 8/5 आया, एक 2/5 आया, अनुपात बराबर नहीं है। तो यहाँ पर बोल सकते हो संगत, कोई आपसे रीजन पूछेगा तो संगत कोण तो बराबर है, ठीक है। आपसे अगर यस नो पूछेगा तो सीधे बोले ना नो, क्योंकि आपने डिसाइड कर ही लिया है। लेकिन कंडीशन आप रीजन देख लीजिए, संगत कोण तो बराबर है, लेकिन भुजाओं का अनुपात, भुजा का अनुपात बराबर नहीं है, ठीक है। ये बराबर नहीं है, ठीक है, इसलिए समरूप नहीं होंगे, ठीक है। नॉट सिमिलर, सिमिलर समझ में आया? सिमिलर नहीं है। यस सर। अगला, अगर मैं ऐसा कुछ फिगर बनाऊं, एक फिगर बना दिया कुछ ऐसा, और एक फिगर कुछ ऐसा बना दो, इसको समचतुर्भुज कहते हैं, उसको वर्ग कहते हैं, ठीक है। रोम्बस आपने पढ़ा होगा, ABCD, और यहाँ लिख दिया P Q R S। यहाँ मैं लिख रहा हूँ ये 8 8 8 8 सारे बराबर, यहाँ लिख दिया 4 4 4 4, ठीक है, सारे मीटर में। अब मुझे बताइए कि ये आपको क्या लगता है, ये समरूप है कि नहीं है? नहीं होंगे। क्यों? मुझे तो संगत भुजा का अनुपात बराबर दिख रहा है, 8/4 8/4 8/4 करेंगे तो 2 ही आएगा। इनका एंगल इक्वल नहीं है। एंगल इक्वल नहीं है, बिल्कुल। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर दो कंडीशन हमेशा आपको चेक करना मजबूरी है। भले ही यहाँ पर अनुपात आप कंफ्यूज कर रहे हो ये बोलकर कि सर 8/4 करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ भी 8/4 करेंगे 2 आएगा, यहाँ भी 8/4 करेंगे 2 आएगा, यहाँ भी 8/4 करेंगे 2 आएगा। तो संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, लेकिन संगत कोण भी तो देखिए। अब संगत कोण को आप देखोगे तो मुझे ये क्लियर है, वर्ग में सभी कोण तो 90 डिग्री होंगे, ये तो बिल्कुल क्लियर था कि सभी जगह पर 90 डिग्री होंगे। लेकिन रोम्बस यानी समचतुर्भुज का ये कोण कितना है मुझे कोई जानकारी ही नहीं, ठीक है। इतना पता है कि 90 डिग्री तो नहीं है सर, साफ क्लियर है। हो सकता है 120 डिग्री हो सकता है 110 डिग्री हो, लेकिन 90 नहीं था। तो बहुत क्लियर है ये दोनों संगत कोण बराबर नहीं है, और संगत कोण बराबर नहीं है तो हम संगत भुजाओं का अनुपात क्यों ही चेक करें, ठीक है। तो संगत कोण बराबर नहीं है तो हम कहेंगे समरूप नहीं होगा, समरूप नहीं होगा। क्लियर इतना टॉपिक? बोलिए, क्वेश्चन कर ले एक दो पोल में। यस सर। चलो बिल्कुल Yes, थ्योरेटिकल sir. सा क्वेश्चन होगा, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, कैलकुलेशन तो होगा ही नहीं आज के क्लास में। आप सीधे जाकर आंसर कर सकते हो ये सारे क्वेश्चन को जल्दी से। बस दो फिगर दिखाया गया है, आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है सब। बताइए समरूप आपको लगता है या नहीं लगता है? पोल में लॉन्च कर रहा हूँ, 1 सेकंड, बस दो ऑप्शन हटा देता हूँ, ठीक है। क्या ये दोनों आकृति आपको समरूप लग रहा है, यस या नो? अगर समरूप लगता है तो यस कीजिए, समरूप नहीं लगता है नो करिए। मेजरमेंट दे रखा है कि सभी वर्ग जो दिख रहा है ना, जहाँ पर 90 डिग्री वाला है, ठीक है, सभी में 3 सेंटीमीटर है, और जो समचतुर्भुज दिख रहा है लेफ्ट साइड में वहां पर 1.5 सेंटीमीटर है,
क्या ये दोनों समरूप हैं या नहीं। अगर समरूप है तो ऑप्शन ए, समरूप नहीं है तो ऑप्शन बी। ठीक है, तो लास्ट 30 सेकंड और रुकेंगे, 30 सेकंड और। इसके बाद हमें इसका पढ़ना है, त्रिभुज का समरूपता पढ़ना है। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में आपका। ठीक है, 15 सेकंड और रुकेंगे, एक क्वेश्चन और है पोल में। 10 सेकंड। 5 5 4 3 2 1। कुछ क्वेश्चन आपके पास जो आते हैं वो थ्योरेटिकल से क्वेश्चन होते हैं जो एनालिसिस करके आप दे सकते हो। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कैलकुलेटिव होते हैं। तो यहाँ पर एक एनालिटिकल क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है दोनों ही बहुभुज जो दिख रहे हैं समरूप है या नहीं है। तो आपको बिल्कुल दिख जाएगा सर, हम पहले भुजाओं का अनुपात तो बाद में चेक करेंगे, पहला कंडीशन तो यही है कि आपका कोण संगत बराबर होने चाहिए। यहाँ पर कोण मुझे 90 डिग्री दिख रहा है, जबकि यहाँ पर कोण का कोई जानकारी ही नहीं है कितना है यहाँ पर कोण। अभी 120 डिग्री है, 110 डिग्री है, 105 डिग्री है, मुझे कोई जानकारी ही नहीं है। तो हम बोल देंगे संगत कोण तो बराबर नहीं दिया ना आपने, तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है या नहीं है हम चेक भी नहीं करेंगे, अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। हालांकि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, लेकिन आप बोलोगे सर इसको समरूप नहीं बोलेंगे। ठीक है, आंसर जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि संगत कोण बराबर नहीं है। बिल्कुल यही वाला एग्जाम्पल। ठीक है, क्लियर है, आंसर बी जाएगा। अगला, अब अगला जो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट को पढ़िएगा, पोल थोड़ी देर में ऑन करूंगा। इसमें गलती करोगे पढ़ने में समझ में नहीं आएगा। देखो मैं समझा दे रहा हूँ करना क्या है इसमें। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, बोला गया है भुजाओं के समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण फिल इन द ब्लैंक्स और संगत भुजाएं फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। तो यहाँ पर पहला ब्लैंक है और यहाँ पर दूसरा ब्लैंक है। अगर आपको लगता है पहले प्लेस पे बराबर जाएगा, दूसरे प्लेस पर ही बराबर जाएगा, दोनों जगह बराबर जाएगा, तो ऑप्शन ए करिएगा। अगर आपको लगता है पहले वाले के पास समानुपाती जाएगा, दूसरे के पास भी समानुपाती जाएगा, दोनों जगह समानुपाती, तो ऑप्शन बी कीजिएगा। पहले पे बराबर दूसरे पे समानुपाती तो ये करिएगा, और असमान और समानुपाती जाएगा तो डी करिएगा। ठीक है, मतलब दोनों ही फिल इन द ब्लैंक्स में दोनों वर्ड भरने हैं। ठीक है, बीच में यहाँ पर स्लैश लगाया गया है। ठीक है, चलिए पोल ऑन कर दे रहा हूँ। देखिए क्या भरा जाएगा, बराबर बराबर, समानुपाती समानुपाती, बराबर समानुपाती या असमान समानुपाती। देखिए संगत कोण कैसे होने चाहिए और संगत भुजाएं कैसे होनी चाहिए। संगत कोण कैसे होने चाहिए और संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए। तो अभी तक 18 आंसर आए हैं, 18 में 15 सही। टेन सेकंड में हो जाएगा सभी का, 10 सेकंड में करनी ट्राई करिए, बहुत आसानी है इसमें, सॉल्व तो कुछ करना है नहीं आपको। अपने कॉपी में लिख लिया करो, ये सारी चीज आता है एग्जाम में। ठीक है, 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। चलिए तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें सॉल्व तो कहीं करोगे। सिंपली आपको एक कंडीशन बताया था आपको कि किसी भी दो बहुभुज का अगर भुजाओं का संख्या समान है तो उसके संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात समान होने चाहिए, मतलब एक ही अनुपात होना चाहिए। तो आपको सर यहाँ पर एक नंबर के पास बराबर आएगा, इक्वल आएगा, दूसरे के पास प्रोपोर्शनल नहीं समानुपाती आएगा। तो ये बराबर बराबर नहीं, समानुपाती नहीं, दोनों समानुपाती नहीं चलेगा, दोनों बराबर नहीं चलेगा, कोण बराबर और भुजा समानुपाती। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर जाएगा। एक फिल इन ब्लैंक्स के फॉर्म में क्वेश्चन आते रहता है। इतने में कोई डाउट है आज के क्लास में तो मुझे बताइए, इसके बाद अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। और अगला क्लास इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां पर हम लोग त्रिभुज की समरूपता पढ़ेंगे। ठीक है,